उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 जिसमें कि भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति से क्वेश्चंस होते हैं, इनका हम लोग डिटेल्स में सॉल्यूशन देखेंगे। पार्ट 1 के 8 क्वेश्चंस का हम लोग इस वीडियो में आंसर देखेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 मार्क्स के पार्ट 1 के क्वेश्चंस होते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देख लिया है, फिर भी एक बार हम लोग क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं। क्या भारत का पाषाणकालीन मानव अग्नि का प्रयोग जानता था? व्याख्या कीजिए। नंदवंश किन कारणों से पतन हुआ? क्या कलहण की राष्ट्ररंगनी को प्राचीन भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है? सूफी आंदोलन क्या था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा गया था। बलबन की सिजदा और पैबोस नीति क्या थी? चिश्तिया सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? व्याख्या कीजिए। इनका हम लोग अब आंसर देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। जैसे कि पहला अपना क्वेश्चन था कि क्या भारत का पाषाणकालीन मानव अग्नि का प्रयोग जानता था? व्याख्या कीजिए। हमारा आंसर होगा हाँ। पाषाणकालीन जो मानव था वो अग्नि का प्रयोग जानता था, तो इसका आंसर हो गया हाँ। और इसका व्याख्या हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि पाषाण काल से तात्पर्य उस समय काल से है जब मानव पत्थरों पर निर्भर था। वह पत्थर के औजार से शिकार करता था, पाषाण गुफा का निर्माण करता था एवं गुफा में ही वह निवास करता था एवं पत्थर से आग उत्पन्न करता था। यह मानव विकास का आरंभिक काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था नंद वंश के पतन का क्या कारण था? तो नंद वंश के पतन का जो मूल कारण था वो था नंदों के द्वारा प्रजा पर अत्याचार। धनानंद जो था, धनानंद, यह लास्ट नंद वंश का शासक था जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने हराया था और फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी नंद वंश के जगह पर। तो मुख्य जो कारण था वो प्रजा पर अत्याचार था धनानंद का। इवन धनानंद ने चाणक्य को भी अपमानित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का सर्वनाश किया और मगध की प्रजा को भयमुक्त किया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा अपना। एक हम लोगों ने मॉडल आंसर तैयार करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि क्या कलहण की राष्ट्ररंगनी को प्राचीन भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है? कैन द राष्ट्ररंगनी ऑफ कलहण बी कॉल्ड अ हिस्टोरिकल लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो हम इसको डायरेक्ट हाँ या ना में नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग अपने आंसर को इस तरह के आंसर आते हैं तो जब जो पढ़ने वाला है उसको खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि हाँ ये आंसर हाँ में है या ना में है। हम हाँ में भी इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन देखिए हम लोगों ने कैसे इसका आंसर तैयार किया। जैसे कलहण की राष्ट्ररंगनी जो कि 1148 से लेकर 49 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी, अर्थात यह 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। राष्ट्ररंगनी संस्कृत में उपलब्ध एकमात्र ऐतिहासिक रचना है। इस कृति में मध्यकालीन कश्मीर का ऐतिहासिक विवरण मिलता है। इसके अंतर्गत 7वीं सदी और इसके बाद की घटनाओं की सही जानकारी मिलती है। राष्ट्ररंगनी में 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी यानी कि यह कंप्लीट हुआ तब के इतिहास की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलता है। उल्लेखनीय है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास है। सो हमने इन सारी चीजों को लिखा। राष्ट्ररंगनी में टोटल 8 तरंग है। तरंगों का मतलब ऐसा है कि यह एक भाग या पार्ट के रूप में है। सो 8 तरंग है। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है कि राष्ट्ररंगनी में कितने तरंग है, तो 8 तरंग है। रचना के समय कश्मीर नरेश जयसिंह, जिनका शासनकाल 1127 से 59 ईस्वी तक था, उस समय कश्मीर के राजा थे। इनका नाम था जयसिंह। तो राष्ट्ररंगनी के बारे में हम लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4 था सूफी आंदोलन क्या था, और क्वेश्चन नंबर 5 था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत में काफी इंपॉर्टेंट 2 आंदोलन हुए, एक को सूफी आंदोलन कहते हैं, एक को भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो हमें यह पूछा गया था कि सूफी आंदोलन क्या था या फिर यह क्यों महत्वपूर्ण था, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि सूफी आंदोलन भी आता है तो भी यह अपना आंसर होगा, यदि भक्ति आंदोलन आता है तो भी अपना इसी तरह का कुछ आंसर होगा। केवल सूफी के जगह पे हमें भक्ति आंदोलन लिखना होगा। तो सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत में हुआ था। सूफी आंदोलन भी भक्ति आंदोलन की ही तरह किसी नए धर्म की स्थापना का प्रयास न होकर इस्लाम का ही शांतिपूर्ण अभियान था। सूफी आंदोलन या भक्ति आंदोलन कोई धर्म स्थापित करने के लिए आंदोलन नहीं था, जबकि रिफॉर्म करना था। जैसे कि सूफी इस्लाम में रिफॉर्म करेगा और जो भक्ति आंदोलन है वो जो हिंदुइज्म है उसमें रिफॉर्म करेगा। दोनों ही आंदोलनों का उद्देश्य अपने अपने धर्म की बुराइयों व अंधविश्वासों को समाप्त कर अपने अपने अनुयायियों को मानव मात्र की समानता और विश्व बंधुत्व के उच्च आदर्शों पर चलने के लिए उपदेश देना था। यही इसका मेन रीजन है। इसकी ऑब्जेक्टिव भी है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि धर्म, जैसे इस्लाम धर्म के बारे में जब सूफी की बात होगी तो इस्लाम धर्म, और जब भक्ति की बात होगी तो जो इस्लाम से इतर धर्म है यानी कि हिंदू धर्म है उस धर्म की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि धर्म की बुराइयों व अंधविश्वासों को समाप्त कर अपने अपने अनुयायियों को मानव मात्र की समानता और विश्व बंधुत्व के उच्च आदर्शों पर चलने के लिए उपदेश देना था। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 5 गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जिसका शासनकाल 1211 से लेकर 36 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में ही मंगोलों ने आक्रमण किया था और उस समय मंगोल नेता चंगेज खान था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 10 के बीच में रहा और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। और गुलाम वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी राजधानी जो थी मेनली लाहौर में थी। लेकिन गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। जब यह शासक बना 1211 में, तब यह दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। इसलिए हम लोग गुलाम वंश के संस्थापक, जो मेन संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है, उसको हम लोग इल्तुतमिश कहते हैं। शो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 था बलबन की सिजदा और पैबोस नीति क्या थी, इसके बारे में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है चिश्तिया सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? चिश्तिया सिलसिला भी एक सूफी आंदोलन है, सूफी ऑर्डर से रिलेटेड है, सूफी सिलसिला से रिलेटेड है चिश्तिया, हम लोग देखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 था बलबन की सिजदा और पैबोस नीति क्या है? तो ग्यासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का ही एक शासक था, जिसका शासनकाल 1265 से लेकर 87 ईस्वी तक था। सिजदा का मतलब है सुल्तान के सम्मुख आने पर झुककर उसे सलाम करना, और पैबोस या
पाबोस का मतलब है सम्राट के सम्मुख घुटनों पर बैठकर सम्राट के पैरों को चूमना। यह जो दोनों चीजें थी, सिजदा और पैबोस, बलबन ले आता है। इसके पीछे इसका कारण भी था, यह जस्ट अभी देखेंगे। लेकिन जो यह परंपरा थी मूलतः ईरानी थी और इसे गैर इस्लामी समझा जाता था। इस्लाम में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बलबन ने इसे ले आया, इंट्रोड्यूस किया अपने शासनकाल में। इसका मत था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, किंतु अपने पद बनाए रखने के लिए उसे कुछ कर्तव्य करने होंगे, जैसे सच्चाई का पालन करना, दुराचार एवं पाप कर्मों को रोकना, धर्मनिष्ठ मनुष्यों को उच्च पदों पर रखना, और आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है इथिक्स और इंटीग्रिटी से रिलेटेड चीजें, जैसे कि चोरों और बदमाशों को सजा देना, जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना, ये सारी चीजें यह समझता है कि जो राजा है उसका ये सब कर्तव्य होना चाहिए, जैसे कि धार्मिक होना, शरीयत कानून को लगाना, क्योंकि ये इस्लाम को फॉलो करता था। तो ये सारी चीजें बलबन के विचार के अकॉर्डिंग थे कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे, जिसमें कि हमसे पूछा गया था कि चिश्तिया सिलसिला जो है भारत में क्यों फेमस हुआ। ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, कि चिश्तिया सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुआ, क्यों फेमस बना है। तो अपना आंसर कुछ इस तरह से होगा। चिश्तिया सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका जन्म 1141 में और मृत्यु 1236 में होती है, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने अजमेर में अपना जो खानखाह है उसकी स्थापना अजमेर में करते हैं। तो चिश्ती सिलसिला की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा अजमेर में होती है, लेकिन चिश्ती सिलसिला जो है या चिश्ती ऑर्डर जो है वो भारत में नहीं स्थापित हुआ था, यह हेरात में हुआ था, जिसको कि ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने स्थापित किया था। और ख्वाजा अब्दुल के ही शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आते हैं। ये 1192 वही दिन है, वही साल है जिस समय तराइन का सेकंड बैटल होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जहां पर कि मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज हार जाते हैं और इस्लामिक जो रूल है वो एस्टेब्लिश हो जाता है अपने इंडिया में। चिश्ती सिलसिले के संत प्रवृत्ति से अत्यंत उदार थे। फेमस होने का यह कारण है कि चिश्ती सिलसिले के संत प्रवृत्ति से अत्यंत उदार थे। उन्होंने ऊंच नीच, धर्म, जाति और जन्म के भेदभाव को त्याग कर मानव सेवा एवं प्रेम को प्रमुखता दी थी, इसीलिए यह फेमस हुआ। बाबा फरीद, जिसे गंज ए शक्कर के नाम से फेमसली जाना जाता है, के कारण चिश्ती को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपना जो है वो है मोहम्मद गौरी के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन एवं इतिहास में उसकी व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये तैमूर से रिलेटेड है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मोहम्मद गौरी के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते। सबसे पहले इसका जन्म जो है 1144 में होती है और इसकी मृत्यु 15 मार्च 1206 में होती है। और यह गौर प्रदेश गजनी और हेरात के बीच वाले जगह को गौर प्रदेश कहा जाता है, और गौर प्रदेश और गौर स्थान है एक, उसी के नाम पर इसका जो नाम है मोहम्मद गौरी पड़ता है। यह शासक जो है 1173 में बनता है और 1206 तक यह रहता है अपने मृत्यु तक, और यह तुर्क शासक था। भारत पर यह पहली बार आक्रमण 1175 में करता है। तराइन में यह 2 बार लड़ाई लड़ता है, एक बार 1191 में और एक बार 1192 में। पहली बार जब यह लड़ता है तो हार जाता है पृथ्वीराज तृतीय से, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय जो है इसे छोड़ देते हैं, जिसका कि रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर देता है मोहम्मद गौरी, और फिर यहाँ पर भारत में मुस्लिम राज की स्थापना हो जाती है। तुर्क आक्रमणकारियों की सफलता का श्रेय, जहां एक तरफ तुर्कों की नस्ल की श्रेष्ठता का विश्वास, इस्लाम के प्रसार का उत्साह एवं तलवार की शक्ति में निहित था, वहीं दूसरी तरफ भारत की तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया, जिसके चलते कि भारत में मुस्लिम जो राज है वो स्थापित हो सके। तो मुस्लिम राज का जो वास्तविक संस्थापक है वो और कोई नहीं, मोहम्मद गौरी ही है। इसीलिए इसका चरित्र और व्यक्तित्व काफी इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास के लिए। तो हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चन जो पार्ट 1 के थे हिस्ट्री के, हम लोगों ने इसके आंसर देखे कि एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है। अगले वीडियो में हम लोग अदर जो क्वेश्चन है उनका हम लोग आंसर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।